ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि यदि स्वतंत्र तिब्बत होगा तो निश्चित रूप से भारत सुरक्षित होगा। हमारी जो सीमा थी सदियों तक कभी चीन के साथ हमारी सीमा नहीं रही। हमारी सीमा तिब्बत के साथ लगी थी। 1951 के बाद 1951 के बाद एक प्रयास शुरू हुआ और 1954 में हमारी सीमा भारत तिब्बत सीमा भारत चीन सीमा में परिवर्तित हुई। जिस सीमा की रखवाली के लिए कभी 12 चौकियां पुलिस चौकियां हुआ करती थी, आज उस पूरी लंबी 4000 किलोमीटर की लंबी सीमा की रखवाली के लिए लाखों फोर्स लगी। अर्थात तिब्बत यदि स्वतंत्र था तो भारत की सीमा की चौकसी उतनी ही सुंदर थी, सुरक्षित थी, खर्चीली नहीं थी। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हमको जो भारत की स्वतंत्रता भी स्वतंत्र हुए 74 वर्ष हुआ और चीन के प्रतंत्र हुए तिब्बत के प्रतंत्र हुए, चीन का तिब्बत पर आधिपत्य हुए भी लगभग 70 वर्ष के करीब हो चुका है। इस बीच में कई पीढ़ियां गुजर गई, 3 पीढ़ी कम से कम तो गुजरी ही है। आज नई पीढ़ी को इस बात का ध्यान नहीं है कि हम तिब्बत जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो कभी स्वतंत्र रहा, उसकी ऑटोनॉमी रही, उसकी सार्वभौमिकता रही, उसकी संप्रभुता रही। आज यही नई पीढ़ी की यही सोच है, यही उसकी पढ़ाई में है कि तिब्बत चीन का एक हिस्सा है। इसके पीछे गलती हमारी है। इसलिए एक बार चीन को समझना होगा। आज का जो चीन है वो चीन पहले नहीं था। 6वीं शताब्दी के बाद भी 12वीं शताब्दी तक चीन की दीवार के अंदर था। चीन पर लगभग 12वीं शताब्दी में एक मंगोल वंशी राजा कुबलाई खान, जो युआन वंश चलाया था, बाद में वो सांग राजवंश कहलाया, उसका शासन था। फिर उसी में मंगोलिया का एक दूसरा राजवंश मिंग राजवंश था, उसने चीन पर शासन किया। उसके बाद से राजनयिक स्थिति परिवर्तित हुई है और चिंग राजवंश, जो मानछू जाति हुआ करती थी, मंचूरिया की होती, उसने चीन पर कब्जा किया और उसका कब्जा चीन पर बड़े लंबे समय तक 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं 19वीं शताब्दी तक चला है। 1644 में उसने चीन पर कब्जा किया और 1912 तक चला। उसी पीरियड में मानछू साम्राज्य, जिसको चिंग राजवंशी कहते हैं, उसने तिब्बत पर कब्जा किया। परंतु 1912 में मानछू साम्राज्य से, चिंग राजवंश से चीन मुक्त अपने को कर लिया और उसी समय तिब्बत भी अपने को मुक्त किया 1912 में। उस समय
13वें दलाई लामा जो हुआ करते थे तिब्बत में, अभी आज का दलाई लामा 14वें दलाई लामा है। 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। 1913 में तिब्बत, जिस समय 1912 में चीन अपने की स्वतंत्र किया, उसी समय 1913 में तिब्बत भी अपने को मांझू राजवंश से स्वतंत्र किया। ये तो रहा एक पक्ष चीन और तिब्बत की संबंधों का, परंतु एक दूसरा पक्ष है चीन और भारत के संबंधों के। इसके आगे की बात मैं बाद में करूंगा। पहले तो मैं चीन की स्थिति के, जिस समय मांझू वंश चीन पर शासन कर रहा था, उस समय चीन 5 राज्यों में हुआ करता था। एक चू राज्य था जो आज का हेनान है, हुबरई है, जिंगजासू है, झंझेयान है और संघाई है। ये कभी दूसरी सदी में चीन ने, आज का जो बेजिंग है, पेकिंग है, उसने इस पर चू राज्य पर कब्जा किया था और यहाँ के लोगों को मजदूर के तौर पर, इनका कोई मानवाधिकार नहीं था, इनको मजदूर के तौर पर, वह भी मजदूर विदाउट पे, और इन्हीं से वो चीन की ऐतिहासिक लंबी दीवार बनवाया। लाखों लाख लोग मरे, उनको कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी, उनको कोई खाना नहीं दिया जाता था, केवल काम कराया जाता था। एक तरह से गुलाम बना लिया था चू राज्य को। दूसरा उसका राज्य था तंग राज्य, जो सांदेंग प्रांत का दक्षिण तंगझाऊ का हिस्सा है आज का। तीसरा उसका बू राज्य था, जो पूर्वी यांगसे का डेल्टा है, यांगसे नदी का जो पूर्वी डेल्टा, जिसकी राजधानी नानजिंग हुआ करती थी। उसी तरह 2-3 और राज्य थे, सुहान राज्य और सोईबेई राज्य। ये चीन था। इस चीन पर मंचूरिया ने कब्जा किया था और 3 शताब्दी तक उसने चीन पर राज्य किया। उसी ने चीन के साथ साथ बाद में तिब्बत पर कब्जा किया। परंतु 1912 में मंचूरिया चुंग राजवंश का शासन समाप्त हुआ, चीन स्वतंत्र हुआ और तिब्बत भी अपने को स्वतंत्र किया। इसलिए तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था, यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। उसके बाद से बहुत सारे गंगा में पानी बहे हैं। सम्राट जो चीन, तिब्बत और भारत का संबंध जिसको हम कहें, जहां पर तिब्बत भी अपने को सुरक्षित पा रहा था, भारत भी अपने को सुरक्षित पा रहा था। सम्राट हर्षवर्धन के समय में चीन में सोंगथेन गोम्पो नाम के राजा हुआ करते थे। उनका कार्यकाल 617 से 649 ईस्वी था। सेंगसेन गेम्पो ने चीन से युद्ध किया और चीन से युद्ध करके उन्होंने वहां की राजकुमारी बैनचैंग से शादी किया। जैसे हमारे यहाँ भी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया, सेल्यूकस की बेटी से अपनी शादी किया, वही हाल हुआ थी। गेम्पो ने चीन को युद्ध में हरा कर वहां की राजकुमारी बैनचैंग से शादी की। उसकी एक दूसरी भी शादी थी नेपाल के भृगुटी से। नेपाल की राजकुमारी भृगुटी थी, उससे भी वो उसकी शादी थी। भृगुटी जब तिब्बत गई है तो बुद्ध की प्रतिमा लेकर गई। अपने साथ एक महत्वपूर्ण कलाकार नेपाल का अर्निको जिसका नाम रहा, उस कलाकार को लेकर गई। मूर्तिकार था बहुत बड़ा।
उसी समय बौद्ध धर्म चीन में प्रवेश किया नेपाल के रास्ते से। उस समय वहां के सैमसन गेम्पो ने एक यात्री भेजा, तिब्बत का यात्री भारत की यात्रा पर आया, उसका नाम था थानवी सांग। थानवी सांग जो भारत में आया तो भारतीय भाषा के आधार पर तिब्बती भाषा का विकास किया, यहाँ के व्याकरण के को उसके साथ जोड़ा और इस तरह वो भोट भाषा जो आज तिब्बत की भाषा है उस भोट भाषा का विकास हुआ। अर्थात तिब्बत की भाषा चीन की भाषा से उसका कोई संबंध नहीं। तिब्बत की भाषा भूटान, नेपाल इत्यादि इलाके में चलने वाली भोट भाषा रही। आज उसके बहुत बड़ा केंद्र सारनाथ में उस भोट भाषा का तिब्बती चिंतन है। ईसा से 1 शताब्दी पूर्व मगध का एक सम्राट तिब्बत में जो अनेक समुदाय थे, कबीले थे, उनको एकत्रित किया, संगठित किया। इसके पहले सांगसेन गेम्पो के पहले ईसा के 1 शताब्दी पूर्व मगध का कोई सम्राट वहां जाकर सारे छोटे मोटे जो कबीले थे उनको एकत्रित करके उनको तिब्बत के रूप में संगठित किया और यह संबंध लंबे समय तक चला। और इस प्रकार चीन का संबंध तिब्बत के साथ 7वीं शताब्दी में आया है। भारत का संबंध तिब्बत के साथ पहली ईसा के 1 शताब्दी पूर्व से रहा है। एक चीन के साथ तिब्बत ने एक दूसरा युद्ध, गेम्पो के बाद भी कोई राजा हुए हैं, उन्होंने एक दूसरा युद्ध लड़ा। वो 821 सेंचुरी 821 ईस्वी में एक दूसरा युद्ध हुआ, तिब्बत ने चीन के साथ लड़ा, उसमें भी उसने चीन को पराजित किया और उसी युद्ध में तिब्बत चीन सीमा का निर्धारण हुआ। इस प्रकार चीन, तिब्बत का चीन के साथ कोई संबंध नहीं था। तिब्बत की उत्पत्ति से अभी तक भारत के साथ ही उसका संबंध था। आपको एक आश्चर्यजनक बात है, जो हम गोरक्षपीठ गोरखपुर जानते हैं, ये 84 सिद्धों की एक परंपरा रही है। ये 84 सिद्धों की परंपरा सरहप्पा से लेकर नरोपा तक ये तिब्बत में भी रही, जिनको हम मनीमा कहते हैं तिब्बत में, हम उनको मच्छेंद्रनाथ के नाम से जानते हैं। जिनको हम गोरक्षपा कहते हैं उनको गोरखनाथ के नाम से जानते हैं। तिब्बती भाषा में गोरक्षपा कहते हैं। चौरंगीपा जिनको कहते हैं, चौरंगीनाथ नाम उनका था, सिद्ध थे। और चरटीपा जो थे तिब्बती भाषा में, जो चरटीपा के नाम से जाने जाते हैं, वो चरपटनाथ। तो भारत के अंदर और तिब्बत के अंदर 84 नाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों की परंपरा चली, सरहप्पा से लेकर नरोपा तक। ये भारत चीन का संबंध था, अर्थात भारत चीन के संबंध में तिब्बत भी सुरक्षित था, भारत भी अपने को सुरक्षित था। परंतु कालचक्र बदलता है समय के अनुसार, और चीन ने धीरे धीरे, जब चीन अपने को स्वतंत्र किया 1912 में, उसी समय से तिब्बत पर अपनी गिद्ध दृष्टि लगाए हुए था। परंतु बीच में एक दुर्योग आया चीन के साथ। जैसे भारत कभी अंग्रेजों का गुलाम था, चीन भी एक नहीं 8 देशों का गुलाम रहा है।
1839 में चीन के अंदर एक युद्ध हुआ है, अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा 1839 से 1842 तक। उसको प्रथम अफीम युद्ध कहते हैं, फर्स्ट अफीम वार। 1838 में एक समझौता हुआ, अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स एलियट कैप्टन था जिसकी जहाज रोकी गई थी। तो कैंटीन जो उसका राज्य था, कैंटीन जो आज का हांगकांग है, मकाऊ का इलाका है, तो कैंटीन में अंग्रेजी व्यापारी के लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ी। ये समझौता नानजिंग और तियानजिंग की संधि के रूप में जाना जाता है। उसके बाद भी नहीं रुका अंग्रेजों ने, उधर फिलीपींस में स्पेन था, तो स्पेन का सहयोग लेकर और दूसरा अफीम युद्ध हुआ, और इस अफीम युद्ध 1841 में हुआ, जो यांगत्से नदी के किनारे किनारे संघाई पर आक्रमण और नानजिंग पर आक्रमण करके अंग्रेजों ने उस पर विजय प्राप्त। फिर तीसरा अफीम युद्ध 1856 में हुआ, जिसमें फ्रांस भी कूदा, रूस भी कूदा। इस तरह से चीन 8 स्टेटों का गुलाम बना और 1949 तक के पहले तक उसकी गुलामी किया है, व्यापारिक रूप से गुलाम मिल रहा है, उन सारी संधियों को स्वीकार किया है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज्य कर रही थी। 1782 कैप्टन टर्नर मिशन, ये 3 मिशन तिब्बत भेजे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी तिब्बत के साथ संबंधों को खड़ा करने के लिए 3 मिशन भेजा। आज का जो तिब्बत है वो तिब्बत नहीं, तिब्बत हुआ करता था 3 हिस्सों में। आज का जो ऑटोनोमस तिब्बत है, दूसरा आमदो है, तीसरा खाम है। जब चीन 1954 में इस पर कब्जा किया तो 1959 में इस पूरे तिब्बत के इलाके को 9 हिस्सों में बांट दिया। कुछ हिस्से तो दूसरे राज्यों के साथ, 4 हिस्से दूसरे राज्यों के साथ मिला दिए गए और शेष 5 हिस्से अलग अलग स्टेट के रूप में, ऑटोनोमस स्टेट, काउंट्री के रूप में, सब कंट्री के रूप में घोषित कर दिया, अर्थात तिब्बत को छिन्न भिन्न तोड़कर रख दिया। तो उस समय खाम का जो तासी लामा हुआ करते थे शासक, तासी लामा के साथ ये कैप्टन टर्नर के नेतृत्व में 3 मिशन गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के वोट भाषा नहीं जानते थे, तो एक बंगाल का व्यक्ति, बंगाली व्यक्ति द्विभाषिया के रूप में गए तासी लामा के पास, उस टर्नर के साथ। उन्होंने तासी लामा जो बोलते थे, ये वोट भाषा जानते थे तो अंग्रेजी में बात करते थे। अंग्रेज जो बोलते थे वे उसको वोट में अनुवाद करके तासी लामा को बताते थे। तासी लामा ने क्वेश्चन किया, कहा कि आप जो है हिंदुस्तानी बोलिए। उस समय हिंदी नहीं कहलाता था, हिंदुस्तानी कहलाता था। कहा कि आप हिंदुस्तानी बोलिए, मैं अच्छी तरह से हिंदुस्तानी समझता हूँ। इसलिए कि आज तक तिब्बत का सारा व्यापार, सारे रास्ते, सारी तरह की संबंध भारत के साथ रहा है, इसलिए यहाँ हिंदुस्तानी भाषा सहज रूप से समझी जाती है। तो तिब्बत का भारत के साथ एक बड़ी लंबी जीवंत संबंध था, जहां जो भाषा, साहित्य से लेकर व्यापार तक था। आज भी बिहार का एक मोतिहारी स्थान है, वहां पर जाने पर एक पुराना सा बिल्डिंग मिलता है। लोग बताते हैं कि ये तिब्बती डाकघर है। 1940
1949 तक तिब्बत का डाक जो है वो भारत के रास्ते से ही जाता था। उसका सेंटर बनाया गया था तिब्बत की डाक का। भारतीय डाक विभाग ही उसका काम देखता था और वो मोतिहारी सेंटर था। मोतिहारी से खच्चर के द्वारा पूरे डाक को तिब्बत भेजा जाता था। एक रास्ता था नेपाल के। तिब्बत के अंदर भारतीय मुद्रा 1949 तक चलती थी। तिब्बत की अपनी मुद्रा उस समय नहीं थी, भारतीय मुद्रा चलती थी और सहज रूप से चलती थी। तो भारत का तिब्बत के साथ बड़ी आत्मीय और जीवंत संबंध रहा और उन्हीं जीवन संबंधों के कारण भारत की 4000 किलोमीटर की सीमा नॉन मिलिट्री सीमा रही और सुरक्षित सीमा रही। मिलिट्री भी नहीं थी और सुरक्षित भी थी। जब से चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके तिब्बत को अपने कब्जे में लिया, तब से भारत की सीमा भी असुरक्षित हुई। इसका खमियाजा हमारी नीतियों के कारण आया। आज भी हम उसी नीतियों पर चल रहे हैं। पता ना हमारी क्या व्यवस्था है। जिस समय चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, वो 1950 में 7 अक्टूबर को तिब्बत पर उसने आक्रमण किया। 1950 के 40,000 चीनी सैनिक तिब्बत के अंदर लगभग 500 किलोमीटर अंदर घुस गए। इसकी हमें जो सूचना मिली भारत को, 7 अक्टूबर को चीन ने तिब्बत पर अपनी सेना भेजी। क्योंकि माओ त्से को लगता था कि चीन की आजादी तिब्बत के बिना अधूरी है। इसीलिए कि तिब्बत में अनाज भी होता था, तिब्बत में खनिज था, तिब्बत में पानी था। इसलिए उसकी लालची दृष्टि तिब्बत पर लगी हुई थी। पहले उसने 1949 में स्वतंत्र होते ही जिस मंचूरिया ने उस पर 3 शताब्दी तक शासन किया, उस मंचूरिया पर आक्रमण करके मंचूरिया के निचले हिस्से को, जिसको इनर मंचूरिया कहते हैं, चीन में मिलाया। दूसरा आक्रमण उसने मंगोलिया पर करके मंगोलिया का निचला हिस्सा, आउटर मंगोलिया को चीन में मिलाया। वो मंगोलिया जो कुबलाई खां से लेकर 7 सदियों तक चीन पर शासन किया था, उसके दोनों हिस्सों, मंगोलिया के हिस्से को और मंचूरिया के हिस्से को चीन में मिलाया। उसके बाद भी माओ त्से तुंग की पिपासा शांत नहीं हुई और उसने तिब्बत पर आक्रमण किया। 7 अक्टूबर 1950 का आक्रमण की सूचना भारत जो पड़ोसी था उसको 25 अक्टूबर 1950 में मिल गई और 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ और भारत ने उस समझौते में ये स्वीकार कर लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और हमने ये स्वीकार किया कि एक चीन की नीति को हम मानते हैं। यही एक छोटी भूल कही है, एक हिमालय जैसी बड़ी भूल साबित हुई जो आज भी भारत को पीड़ा दे रही है। यदि भारत एक चीन की नीति को न स्वीकार करे तो चीन की दादागिरी को एशिया ही नहीं पूरे विश्व में नियंत्रित कर सकता है। धीरे धीरे कर भी रहा है, परिस्थितियां बदल भी रही है। जिस चीन पर मंगोलों ने शासन किया 1249 से लेकर 1368 तक, जिस पर मांचुओं ने शासन किया 1649 से 1910 तक,
वो चीन आज उनका और अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को कब्जा करके उनका शासन कर रहा है। और यहां ही नहीं रुका है, चीन की गिर दृष्टि भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर भी है। ये कहा जाता है कि चीन जो है तिब्बत के पठार से एक पंजा दिखा रहा है, उस पंजे की 5 अंगुलियां हैं, जिसमें अरुणाचल है, सिक्किम है, नेपाल है, जम्मू कश्मीर का आज जो लद्दाख का हिस्सा है, इस तरह इन सारे हिस्सों पर उसकी दृष्टि बनी है और समय समय पर इन्हीं बातों के लेकर वो रिट करते रहता है, संघर्ष पैदा करता है। डोकलाम से लेकर गलवान तक और अरुणाचल तक जो संघर्ष उत्पन्न करता है भारतीय सीमा पर, अपनी गिद्ध दृष्टि, ललचाई हुई दृष्टि के कारण। यदि तिब्बत स्वतंत्र होता, आज भारत की सीमा विवादित भी नहीं रहती और भारत की सीमा अशांतिपूर्ण भी नहीं रहती। इसलिए भारत की सुरक्षा का यदि कोई अस्थायी मार्ग है तो वह है तिब्बत की स्वतंत्रता। यदि तिब्बत स्वतंत्र हो जाए तो भारत पूर्णतया सुरक्षित हो सकता है। आज हम टेक्नोलॉजी, अपने सामने की स्थितियों के बल पर अपने समुद्र की सीमा को तो हम सुरक्षित कर चुके हैं, परंतु हमारी जो पहाड़ी सीमा है उसको हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि तिब्बत चीन के कब्जे में। कभी हम अरुणाचल को लेकर चिंतित होते हैं, कभी नेपाल की, जो हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल की स्थिति पर भी हम चिंतित होते हैं। कभी हम सियाचिन ग्लेशियर से लगे हुए हिस्से, इन सारे गलवान घाटी से लेकर सारे जो हिस्से हैं लेह लद्दाख के, उस पर चिंतित होते हैं। हमारा पूरा सामर्थ्य, शक्ति इन क्षेत्रों पर लगती है। हम एक विकासशील राष्ट्र है। हमारी सामर्थ्य और शक्ति जहां हमारे देश के अंदर जन सुविधाओं को खड़ा करने के लिए लगता, वहां पर हमें सीमा सुरक्षा के लिए, अपने देश की सार्वभौमिकता के लिए, अपने देश की संप्रभुता के लिए हमारी सामर्थ्य लगता है। यदि तिब्बत स्वतंत्र रहता तो शायद हम इन सारे अपने देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता, सीमा की सुरक्षा, इसके लिए बड़े ही हम निश्चिंत हैं। कभी 12 चौकियों के आधार पर यदि हम 4000 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा कर पाते थे, उसका कारण यही था कि तिब्बत स्वतंत्र था, एक मुफत देश था। आज हम तिब्बत को जब खो दिए तो हमारे लिए अपनी सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता और अपनी सीमा सुरक्षा हमारे लिए एक संकट का विषय बन चुका है। जहां चीन इंडो पैसिफिक के इलाके में, प्रशांत हिंद महासागर के इलाके में विभिन्न देशों को धमकी देता है, एक विश्व में अशांति की चुनौती खड़ा कर चुका है, वहीं भारत की सीमा पर भी एक लंबी अशांति पैदा कर दिया। और ऐसा नहीं है कि तिब्बत स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तिब्बत के लोगों ने तिब्बत की आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष 70 वर्षों से कर रहे हैं। जब दलाई लामा आज के वर्तमान 13वें दलाई लामा, जो जिन्होंने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किया था, उस
उसके बाद से 14वें दलाई लामा जब शासन में आए, 13वें दलाई लामा की 1933 में मृत्यु हो चुकी थी। फिर उनके यहाँ दलाई लामा खोजने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, वह 84 सिद्धों की प्रक्रिया से अनुमोदित थी। फिर लंबे समय के बाद जब 14वें दलाई लामा की खोज हुई, स्थापित हुए सत्ता पर, तो उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए चीन के साथ थोड़ा झुककर 1944 में चीन के साथ एक समझौता किया कि तिब्बत को ऑटोनोमस स्थिति दे चीन, और शांति इस क्षेत्र में बनी रही, इस रीजन में शांति है। परंतु चीन इस बात को मानने वाला कहा, और उसने तिब्बत को 1954 में हड़प लिया। उसके बाद से तिब्बत अपनी स्वतंत्रता के लिए अनेक उपक्रम किया। सन 1989 में तिब्बत में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, परंतु चीन के टैंकों ने, हुजिनताओ के शासन ने, उनकी तोपों ने तिब्बत के उस स्वतंत्रता का आंदोलन को दबा दिया। 1989 के बाद 2002 में भी जब दलाई लामा ने देखा कि एक बार फिर संवाद के कायम करने से चीन तिब्बत की स्वतंत्रता कहीं कायम हो सके, तो उन्होंने 2002 में चीन के साथ वार्ता का दौर शुरू किया। तिब्बत के प्रतिनिधि और चीन के प्रतिनिधि बैठे, 6 दौर वार्ता हुई, परंतु उस वार्ता में तिब्बत की स्वायत्ता स्वतंत्रता की बात नहीं हुई। चीन के प्रतिनिधि बैठते थे और दलाई लामा को गाली देते थे। एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर तिब्बतियों के ऊपर बनाया गया कि तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अंत में 6 राउंड की वार्ता के बाद वो वार्ता भी टूट गई। इस बीच में चीन ने एक बड़ा काम किया, कास्कर से लहासा को उसने सड़क से जोड़ दिया। कास्कर जो सिचियान का हिस्सा है, केंद्र है, लहासा तिब्बत का है। अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करने के लिए 3000 किलोमीटर लंबी सड़क कास्कर से लहासा उसने बनाया। दूसरा एक काम किया, 60 लाख पहले चरण में 1951 में 60 लाख हानों को, जो चीन की मूल जमीन के लोग हैं, उनको तिब्बत में लाकर बसाया। आज तो परिणाम बिल्कुल उलट चुका है। तिब्बत के अंदर 60 लाख तिब्बती हैं और 2 करोड़ हान हो चुके हैं। उसने पॉपुलेशन डेमोग्राफी को ही चेंज कर दिया, तिब्बत की डेमोग्राफी को। तिब्बत लंबे समय तक मेरा गुलाम बना रह सके, इसलिए उसने डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। ये चीन की करतूत है। फिर दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए अनेक तरह के उपाय किए, और अंत में उनको लगा कि जो शासन दलाई लामा का अधीन था तिब्बत का, उस व्यवस्था को उन्होंने 2011 में छोड़ दिया और तिब्बत की नई राजनयिक व्यवस्था उन्होंने खड़ा किया। उनको लगा कि तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई केवल आज की नहीं है, लंबी चल सकती है। दलाई लामा के जीवन की स्थिति एक सीमित है, आज है कल नहीं रहेंगे। फिर खाली स्थिति में दलाई लामा का नाम, चूंकि दलाई लामा ही तिब्बत के शासक है, तो चीन को एक बड़ा अवसर मिल जाएगा। उन्होंने निर्वासित तिब्बत की सरकार का मुखिया अलग से कर दिया, और दलाई लामा जो पहले 370 वर्षों से जो परंपरा चली आ रही थी,
गादेन फोदांग धर्म तंत्र, उसको उन्होंने वहां ब्रेक कर दिया, समाप्त कर दिया। दलाई लामा स्वयं धार्मिक गुरु रह गए और शासकीय रूप से तिब्बत की शासकीय व्यवस्था के लिए उन्होंने एक पार्लियामेंट दिया, एक सरकार दी, और उस सरकार के आज जो है लोब्सांग सांगे प्रधानमंत्री। हमें भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। आज तिब्बत का प्रधानमंत्री लोब्सांग सांगे को 2020 में व्हाइट हाउस बुलाकर उनका स्वागत कर सकता है, तो भारत जिनको शरण अपने यहाँ दिया है, जिस सरकार निर्वासित सरकार को शरण दिया है, भारत को भी चाहिए कि तिब्बत की उस सरकार का सम्मान करें। हम तभी कर पाएंगे जब एक चीन की नीति को खारिज कर ले। जब तक एक चीन की नीति हमारी बनी रहेगी, समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं देशों के साथ, एग्रीमेंट होता भी है, टूटता भी है। चीन ने भी दलाई लामा के साथ एग्रीमेंट किया था, 17 सूत्री एग्रीमेंट था 1949 में, और उसने तोड़ दिया। तो हम भी कोई बाध्य है क्या? क्या हमारे दादा परदादा किसी ने, हमारी कोई गवर्नमेंट 1954 में एग्रीमेंट करके आ गई कि हम एक चीन की नीति को मानते हैं, आज भी हम उसको ढोते रहे? आज विश्व की परिस्थितियां बदल रही है, वैश्विक सामरिक समीकरण बदल रहे हैं, विश्व में लोकतंत्र की लहर दौड़ी हुई है। आज की स्थिति लोकतंत्र की स्थिति है। हमें भी एक चीन की नीति को खारिज करके और तिब्बत की स्वतंत्रता का नैतिक समर्थन देना चाहिए। भारत का सदियों पुराना तिब्बत से जो संबंध रहा, सिद्धों का देश तिब्बत, जिस तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म भारत के रास्ते से गया, राजकुमारी त्रिपुटी नेपाल की राजकुमारी लेकर गई, जिस तिब्बत को भाषा का विकास भारत के साथ मिलकर हुआ, भारतीय भाषाओं के साथ मिलकर हुआ, और यही हमारा समझ था कि सदियों तक उतनी लंबी सीमा को हम असैनिक सीमा के रूप में रखे हुए थे, जो आज मिलिट्री बॉर्डर बन चुका है। तिब्बत के साथ हमारा संबंध ईसा पूर्व से रहा है। जिस समय मगध साम्राज्य का किसी ने तिब्बत का एकीकरण किया, उसके बाद से तो हमारा संबंध उसके साथ प्रगाढ़ चलता रहा। कहा जा सकता है कि भारत अपनी यदि सुरक्षा की चिंता कर रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा रास्ता तिब्बत की स्वतंत्रता है। गलवान और डोकलाम जैसे घटनाओं से, तनाव से हम निजात पा सकते हैं, यदि तिब्बत स्वतंत्रता। 1962 का युद्ध भी हमारी उसी दुर्नीति का परिणाम रहा कि हमने एक चीन की नीति को 1954 में स्वीकार कर लिया और तिब्बत को चीन का गुलाम होने दिया, तिब्बत पर चीन का आधिपत्य होने दिया। तो भारत की जो सुरक्षा है वो तिब्बत से जुड़ी हुई है, और संबंध तो इतना प्रगाढ़ है कि मानसरोवर, कैलाश, ये हमारे पवित्र तीर्थ स्थल है, जो तिब्बत का हिस्सा है।
जो आज चीन कहते हैं। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि मनु और शत्रुपा महाजल प्रलय के समय उनकी नाव में जाकर जो जिस जगह रुकी थी वो तिब्बत का पठारी था। गौरी शंकर छोटी जो तिब्बत का हिस्सा है वो हमारे लिए पूज्य है। मनु शत्रुपा गौरी शंकर छोटी जिसको नेपाल में सागर माता कहा जाता है, हम अपनी अज्ञानता में और हीन भाव के कारण हमने उसको एवरेस्ट नाम स्वीकार कर लिया, वहां जाकर रुके थे। वो मेरे प्रदेश का हिस्सा था। बाद में धीरे धीरे सृष्टि के अंदर जल प्रलय के बाद मनु शत्रुपा के माध्यम से जनसंख्या का बढ़ाव हुआ और फिर सृष्टि आगे की तरफ बढ़ी। तो जल प्रलय के समय से हमारा संबंध तिब्बत के साथ है। हम अपनी हीन भावनाओं को छोड़ें, अपने ऐतिहासिक संज्ञाओं को याद करें। वो गौरी शंकर चोटी, वो सागर माथा, वो मान सरोवर, वो कैलाश, और आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस कार्य के लिए जो हमने शुरू में कहा कि 3 पीढ़ियां गुजर चुकी है। आज हम तिब्बत को तिब्बत के रूप में ज्ञान में भी हम नहीं रख पाए। जब अपनी हिंता एवरेस्ट जैसी शब्दों की हिंता को छोड़ेंगे और गौरी शंकर सागर मथा की स्वाभिमान को स्वीकार करेंगे, यह हमारे पाठ्य पुस्तकों का अंग बनेगा। जब तिब्बत की पहचान हमारी पाठ्य पुस्तकों का अंग बनेगा तो निश्चित रूप से हम तिब्बत की स्वतंत्रता में अपना सहयोग कर सकते हैं। और तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए भारत का नैतिक समर्थन तब फलेगा फूलेगा जब हम चीन के व्यापार को ध्वस्त करते हैं। भारत और चीन के व्यापार में जब दूरियां भी बनेगी, हम आज जिन चीनी सामग्रियों का उपयोग करते हैं, यदि उनका उपयोग करना भी हम बंद कर देंगे, चीन की अर्थव्यवस्था को जब धक्का लगेगा, उस दिन तिब्बत भी स्वतंत्र होगा, हांगकांग भी स्वतंत्र होगा, इनर मंचूरिया भी स्वतंत्र होगा, मंगोलिया भी स्वतंत्र होगा। ये हमारा नैतिक समर्थन चीन के अर्थतंत्र को यदि हम कमजोर कर पाए तो तिब्बत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर पाएंगे और तिब्बत की स्वतंत्रता भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएगा, क्योंकि सदियों से भारत तिब्बत का मणिकांचन योग जैसा संबंध रहा है, अनुनाश्रय संबंध रहा है। और तिब्बत के संकट के समय हमने उसको आश्रय भी दिया है। तो आश्रय दे देने से इतने से इतनी नहीं होगी, उसको नैतिक बल देना होगा। एक चीन की नीति को खारिज करके हमें तिब्बत की जो सरकार है उसका स्वागत करना होगा। अभी यूएस यूनाइटेड स्टेट तिब्बत को व्हाइट हाउस में बुलाकर स्वागत कर सकता है तिब्बत की सरकार को, तो भारत जो इसको शरण दिए हुए वो क्यों नहीं कर सकता? जब इन स्थितियों पर हम आएंगे तो भारत तिब्बत के संबंधों की प्रगाढ़ता तिब्बत की स्वतंत्रता का रास्ता बनेगी और वहीं से भारत की सुरक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ता भी बनेगी। इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात